शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं और इनसे कितना कुछ सीखते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं अपने लिसनर्स की शेयर की हुई हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ, जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे भी और उन्हें बहुत इंजॉय भी करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जम्मू कश्मीर से मोहसिन खान शेयर कर रहे हैं। मोहसिन कहते हैं कि यही कश्मीर के एक गांव का एक रिहायशी लड़का था जिसका नाम फांटी राम था। फांटी राम एक ट्रक ड्राइवर था और अपने फाइनेंसेस को पूरा करने के लिए वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था, यानी वो ड्रग्स भी सप्लाई किया करता था मगर छुप के। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ, फांटी राम को उसके बॉस की कॉल आई और उसने ये कहा कि तुमने दिल्ली के इलाके में एक जगह है, वहाँ पर जाकर तुमने ड्रग्स को सप्लाई करना है और ये काम तुमने रात के टाइम करना है। इसका मुआवजा तुम्हें 25,000 दिया जाएगा। जिस पर फांटी राम फ़ौरन ही राज़ी हो गया और रात को वो ड्रग्स सप्लाई करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जिस रास्ते से वो गुजर रहा था वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान और वीरान रास्ता था। दोनों साइडों पर जंगल बयाबान थे। जैसे ही वो उस रास्ते पर जा रहा था वो क्या देखता है कि एक कोने पर एक औरत खड़ी है और उसको रुकने का इशारा कर रही है। उससे थोड़ा ही दूर था। वो बहुत हैरान हुआ कि इतनी रात इतने वीराने में ये औरत कौन हो सकती है। वो एक बिल्कुल यंग लड़की थी और बहुत ज़्यादा अच्छी शक्लो सूरत की थी। जो ही फांटीराम उसके करीब पहुंचा उसने अपना ट्रक रोक दिया और पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या अपने घर से भाग कर आई हो? जिस पर उसका ये कहना था कि मैं यहाँ से गाड़ी लेकर गुजर रही थी तो मेरी कार मेरे से छीन ली चोरों ने और वो कार लेकर चले गए हैं। तुम मेरी मदद करो, यहीं पर पास एक पुरानी हवेली है, मुझे वहाँ पर जाना है। फांटीराम ने उसको लिफ्ट दे दी। बहाने बहाने से उससे बातें करने की कोशिश भी कर रहा था। फांटीराम ने उसको उस पुरानी हवेली में छोड़ दिया और अपने काम के लिए आगे चला गया। जब फांटीराम वापिस आ रहा था अगले दिन, उसने देखा फिर वही औरत उसी रोड पर खड़ी हुई है और इसी तरह से इशारा कर रही है ट्रक को रोकने का। आज फिर फांटीराम ने उसको दोबारा से लिफ्ट दे दी। अब ये सिलसिला ही चल गया था। जब भी फांटीराम उस रोड से गुजरता था वो औरत उसको मिलती थी और वो बकायदा उसको लिफ्ट भी देता था। उन दोनों में बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप होगी और एक दूसरे को पसंद करने लगे। बात शादी तक जा पहुंची। फांटीराम को उस लड़की जिसका नाम आशा रानी था उसने ये बात समझाई थी कि तुमने मेरे बारे में अभी किसी को नहीं बताना, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ खुद ही बता दूंगी, लेकिन अब मेरे बारे में तुमने सबको तब बताना है जब हमारी शादी हो जाएगी। उसने बताया कि उसके बाप और भाई किसी हमले में मारे गए थे तो वो बिल्कुल अकेली है। फांटीराम ने एक मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली और जब अपने घर लेकर आया तो उसके घर वाले बहुत ज्यादा हैरान भी हुए और नाराज भी हुए कि उसने बिना पता किए इस लड़की से शादी कर दी और इसको अपने घर ले आया। फांटीराम अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। उसकी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। गांव के सभी लोग बहाने बहाने से उसकी बीवी को देखने आते थे और बहुत हैरान थे कि इसकी तो इतनी अच्छी शक्लो सूरत भी नहीं है, फिर इसको इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। अब फांटीराम के दिन ब दिन हालात बदलने लग गए। उसके पास एक की जगह 3 ट्रक हो गए और उसको इलीगल एक्टिविटीज भी नहीं करनी पड़ती थी। वो दिन ब दिन तरक्की करने लग गया। गाँव के हर आदमी की जुबान पर उसका ही नाम था कि जितना वो तरक्की कर रहा था और इतनी खूबसूरत उसको बीवी भी मिल गई। कुछ अरसा गुजरता गया, वो लोग बहुत खुश थे। आशा रानी ने उसको एक बात समझाई थी कि तुम किचन में जब भी आओगे किचन के दरवाजे को नॉक करके आना। वो ऐसा ही करता था, जब भी किचन में जाता था किचन को नॉक करके जाता था। वक्त गुजरता गया। एक दफा गांव में सुबह सुबह शोर बरपा हुआ था। पता ये चला कि किसी घर की 3 गाय को रात को कोई मार गया है। गांव वालों ने यही समझा कि पास में ही जंगल का इलाका है तो वहां से कोई शेर आया होगा और वो जानवरों को मार गया होगा। मगर अब ये रूटीन शुरू हो गई थी। लोगों को सुबह अपने कुत्ते मरे हुए मिलते थे। लोगों के जानवर दिन ब दिन मरने लग गए थे। तय ये पाया कि गांव के लोग भी रात के टाइम गश्त किया करेंगे और पुलिस भी उस गांव में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, मगर जानवरों को मारने वाला सामने नहीं आ सका था। फांटीराम अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा भी दे दिया। वो दोनों अपने जिंदगी में मगन थे। एक दफा फांटीराम काम से वापस आ रहा था तो वो क्या देखता है, उसके घर के बाहर एक साधु, बूढ़ा साधु चक्कर काट रहा है। उसे यही लगा कि हो सकता है इसको कुछ चाहिए हो। फांटीराम ने आशा रानी को आवाज देकर कहा कि साधु के लिए आटा लेकर आओ। वो आटे का बैग लेकर जो ही दरवाजे पर आई उसने साधु की तरफ देखा और एकदम डर गई।
साधु ने उसको देखकर पहचान लिया। साधु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। पांडीराम को थोड़ा अजीब लगा। उसने उसको पैसे देकर वहां से जाने के लिए कह दिया। अब साधु जो था वो रोज उनके घर के चक्कर काटने लग गया, जिस पर आशा रानी ने एक दफा फांटी को ये बताया कि मैं घर पर अकेली होती हूँ और ये साधु हम लोगों के घर आने की कोशिश करता है। ये हर वक्त हमारे घर के बाहर ही चक्कर काटता रहता है। जो फांटीराम था उसको बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा आया। उसने जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवा दी साधु के खिलाफ। उन्होंने साधु को पकड़कर बहुत मारा और वहां से भागने का कह दिया। एक दफा फांटीराम बाजार में था तो उसको साधु मिला और साधु ने ये कहा कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। फांटीराम ने उसकी बात सुनी, जिस पर साधु ने उसको ये कहा कि जिस लड़की के साथ तुमने शादी की हुई है वो कोई औरत नहीं है, वो चुड़ैल है। वो बहुत से लोगों के साथ ये करती आई है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, तुम्हें मार देगी। फांटीराम ने जब उसकी बात सुनी, उसे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। उसने यही कहा कि ये साधु मुझसे बदला ले रहा है, जो मैंने इसको पुलिस के हाथों पिटवाया था। उसने साधु को कुछ पैसे दिए और ये कहा कि ये तो पागल है, जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ। लेकिन उसके दिल में ख्याल बैठ गया, क्योंकि साधु ने इसको ये कहा था कि रात 12 बजे के बाद तुम इसका असल रूप देख सकते हो। फांटीराम ने उसकी बात पर तो गौर ना किया, मगर थोड़ा सा वहम उसके दिल में बन गया। वो घर गया। सुबह जब जागा तो उसके फांटीराम के घर में एक कुत्ता था जो हमेशा से आशा रानी को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता था और फांटीराम उसको एक अलग कमरे में बंद करता था। उस रात जब फांटीराम सोया और सुबह जागा तो उसका वही कुत्ता दरख्त के साथ इस तरह से लटक के मरा पड़ा था जैसे उसको किसी ने हैंग किया है, उसको फांसी दी है। फांटीराम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी आशा रानी को बहुत बुरा भला कहा और ये कहा कि तुम सारा दिन टीवी देखती हो और बच्चे का ख्याल रखती हो, तुमने इस जानवर का ख्याल नहीं रखा। गांव के बहुत से जानवर मर रहे हैं, देखो ये भी मर गया। उसको बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा आया, जिस पर आशा रानी ने उसको ये कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने चुप चुप रहते हो, इतने परेशान रहते हो, क्या बात है? फांटीराम के जहन में साधु की कही हुई बातें भी घूमती थी। उसने उसको यही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा आशा रानी से दूर रहने लग गया। एक दफा ऐसा हुआ, वो जो फांटीराम था वो अपना ट्रक पर माल सप्लाई करने जा रहा था। एकदम से उसको ख्याल आया कि उसका कोई जरूरी पेपर घर रह गया है, जिस पर वो उस पेपर को लेने घर आया। जैसे ही वो अपने घर में आया, अपनी बीवी को आवाजें दे रहा था। उसकी बीवी उस टाइम किचन में थी। फांटीराम इतनी तेजी में था कि वो किचन का दरवाजा नॉक करना भूल गया और तेजी से किचन की तरफ बढ़ा। जो ही वो किचन में दाखिल हुआ, उसने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया। उसने देखा उसकी बीवी जो थी आशा रानी, उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा ऐसे था जैसे किसी चुड़ैल का चेहरा होता है और उसके जिस्म पर बेतहाशा बाल थे। वो अपने भयानक पांव खाना पकाने वाले पतीले में डालकर उसने चूल्हे के ऊपर उनको रखा हुआ था। जैसे ही फांटीराम की चीखें निकली, उसकी बीवी को पता चल गया कि इसने मेरा असल रूप देख लिया है। फांटीराम के जहन में फौरन साधु की बातें आई और उसने उस चुड़ैल को ये कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। जिस पर उसने चुड़ैल ने एक कहका लगाया और ये कहा कि अब तुम मेरा असल रूप देख चुके हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। जो भी मर्द मेरा असल रूप देख लेता है मैं उसको जानी नुकसान दे देती हूँ। मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगी। तभी उसने एक जोरदार थप्पड़ फांटीराम के चेहरे पर मारा। वो जैसे ही गिरा उसकी गर्दन टूट गई और वो जो चुड़ैल थी आशा रानी, वो उस बच्चे को लेकर उसने फांटीराम के मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मारा। वो जैसे ही जमीन पर गिरा उसकी गर्दन टूट गई। फांटीराम के साथ एक ट्रक क्लीनर लड़का होता था। जैसे वो उसको ढूंढता हुआ उसके घर आया और उसके घर में आकर उसने देखा फांटीराम वहां पर मरा पड़ा था, यानी उसका मर्डर हो चुका था। उसने पूरे गांव में शोर मचा दिया। जब लोगों ने वहां पर आकर देखा तो वो मुर्दा था और वो औरत, वो जो चुड़ैल थी आशा रानी, उस बच्चे को लेकर वहां से फरार हो गई। 15 साल हो गए हैं फांटीराम को मरे हुए। आज तक उस औरत आशा रानी का और उस बच्चे का कोई सुराग नहीं। ये हम लोगों के इलाके का एक आदमी था जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये मोहसिन खान ने एक स्टोरी शेयर की थी, जिससे ये पता लगता है कि कभी भी जिंदगी का इतना बड़ा शादी का फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमेशा सोच समझ कर, ज़ाहिरी खूबसूरती को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए। हर चीज़ का बैकग्राउंड देख कर फिर कदम उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन खान आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि मैं आपके साथ आज से 13 साल पहले एक फैमिली के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, हॉरर इंसिडेंट, जो शेयर करना चाहता हूँ। एक फैमिली थी जो कश्मीर से आगे एक इलाका है कहूटा, वहाँ के रिहायशी थे।
तो वो उस एरिया को छोड़कर इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए। जिस एरिया में उन लोगों ने घर लिया वो एरिया बहुत ज़्यादा आबादी वाला नहीं था, और जो वहाँ पर घर थे वो भी इस तरह के लोग थे कि वो आपस में मिलनसार नहीं थे, किसी का एक दूसरे के घर आना जाना नहीं था। वहाँ पर वो जो फैमिली मेंबर थे उनमें 2 मियाँ बीवी और एक उनकी बेटी जिसका नाम अरीज था वो रहते थे। अरीज के फादर को भी जॉब मिल गई और वो एक कंपनी में काम करते थे, और उसकी जो मदर थी वो एक प्राइवेट स्कूल टीचर थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अरीज के पेरेंट्स घर पे नहीं थे। अरीज जो थी अपने घर के टेरेस में खड़ी थी। एकदम से उसकी नज़र पड़ी अपने साथ वाले घर में, तो वहाँ पर देखती है कि एक बूढ़ा सा शख्स है जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा स्याह था और सर के बाल बहुत लंबे थे। वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। इस तरह से फील हो रहा था जिस तरह से वो किसी के साथ बातें कर रहा है, मगर जिससे वो बातें कर रहा था वो नज़र नहीं आ रहा था। यानी ऐसा लग रहा था कि वो किसी ना दिखने वाले वजूद के साथ बातें कर रहा है। अरीज ने काफ़ी देर उसको नोटिस किया और देखती रही, और फिर बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ से वापस आ गई। उसने इस बात का जिक्र किसी के साथ नहीं किया। कुछ दिन के बाद अरीज की कज़न उनके घर आई, तो वो दोनों कज़न जो थी वो टेरेस में ही खड़ी थी। वहाँ पर उन लोगों ने कुछ कपड़े धोए थे जो उनको ड्राई करने के लिए वहाँ पर बिछा रही थी। एकदम से उसकी कज़न का दुपट्टा जो था वो उसी के घर में जाकर गिर गया। अरीज फौरन से गई। जो ही उसने दरवाज़ा नॉक किया वही भयानक चेहरे वाला बूढ़ा शख्स बाहर निकला और उसको देखकर हंस रहा था और ये कह रहा था, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, ये लो अपना दुपट्टा। वो बहुत हैरान हुई कि मैंने तो इसको बताया भी नहीं और इसको कैसे पता चला कि मैं दुपट्टा ही लेने आई थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था और वो बहुत अजीब नज़रों से उसको देख रहा था। वो फ़ौरन से दुपट्टा लेकर घर आ गई। एक दफ़ा ऐसा हुआ, अरीज के जो फादर थे उनकी आँख खुली, रात का टाइम था, पानी वगैरह पिया उन्होंने, तो यूं ही जाकर टेरेस पर खड़े हो गए। जो ही टेरेस पर जाकर खड़े हुए तो वो क्या देखते हैं कि उनका वही नेबर, वो जो बूढ़ा शख्स था, उनके घर की तरफ ही मुतवज्जा होकर देख रहा था और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक और भयानक लग रहा था। अब ये मामूल हो गया था। अक्सर अरीज के फादर इस चीज़ को नोटिस करते थे कि वो बूढ़ा शख्स उनके घर को बहुत अजीबोगरीब नज़रों से देखता है और बहुत देर तक खड़ा होकर देखता ही रहता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और डर गए और उन लोगों ने फ़ौरन उस जगह को छोड़कर रावलपिंडी के किसी इलाके में वो लोग शिफ्ट हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो उसके वार से बच गए। पता नहीं अगर वो लोग वहीं पर रहते तो वो उनका क्या हाल करता। शायद वो कोई जादूगर था या शायद उसके पास कुछ ऐसी गैर मरी ताकतें थी जिसकी वजह से उसका अपना जो गेटअप और हुलिया था वो इस तरह का हो गया था। ये एक फैमिली के साथ हैपनिंग हुई थी जो मैंने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। लिसनर्स, बिल्कुल ये बात ठीक है, बाज़ औक़ात हम लोग जहाँ पर रहते हैं हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हमारे नेबर में कौन रहता है या जिस जगह पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर किस किस्म के लोग रहते हैं। हर घर की एक अपनी एक्टिविटी होती है। कुछ लोगों की बहुत मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ होती है। कुछ लोग किसी को अगर नहीं भी जानते तो ना चाहते हुए भी वो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि नुकसान पहुंचाने वाला कोई आपका अपना ही हो सकता है या वही हो सकता है जिसको आपसे कोई प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल क्लैश हो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनके अलावा भी नुकसान पहुंचाते हैं सिर्फ वो अपने अमल पूरे करने की कोशिश के लिए। यानी फ़र्ज़ करें अगर कोई जादूगर है, उसने अपना कोई अमल पूरा करना है तो वो किसी मासूम इंसान को भी नुकसान दे सकता है। हो सकता है जो उस इलाके में रहता हो, उस जगह पर रहता हो, जिससे उसने अपना काम करके अपना अमल पूरा करना हो। तो अल्लाह ऐसे लोगों से हमें महफूज रखे। हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वलीद यूनस शेयर कर रहे हैं। वलीद कहते हैं कि हम लोग कश्मीर के रिहायशी हैं। मैं आपके साथ अपनी मदर की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी अम्मी जो है माशाल्लाह बहुत बहादुर खातून है। एक दफ़ा आज से 4 साल पहले की बात है, मेरी अम्मी सहन में बैठी हुई थी तो एकदम से मेरी अम्मी को बहुत अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ आने लग गई। वो बहुत अजीब सी आवाज़ थी। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत आहिस्ता सी आवाज़ में उनका कोई नाम ले रहा है। उन्होंने इस आवाज़ पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्हें यही लगा कि मेरा वहम होगा। उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। रात हुई तो मेरी अम्मी सो रही थी। आधी रात का टाइम हुआ तो उनकी आंख खुली तो फिर उनको वही आवाज़ आ रही थी। उनके कान में उनका नाम लेकर बकायदा उन्हें कोई पुकार रहा था। अब वो ज़रा डर गई। अगले ही दिन हम लोगों के इलाके में ही एक अल्लाह वाले रहते थे, उनके पास गई, उनको जाकर सारी बात बताई कि मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कोई मेरा नाम लेता है। उन्होंने जब
मेरी अम्मी का हिसाब वगैरह लगाया, सारा कुछ चेक किया, तो उन्होंने ये बताया कि आपके ऊपर कोई काला जादू करवा रहा है और वो जादू करवाने वाली एक औरत है। मैं उसका नाम नहीं बता सकता। उसने आपके ऊपर जादू के ज़रिए जिन्नात को भेजा है और वो जो जिन्नात है वो आपको जाने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपने एक काम करना है, तब वो जिन्नात जो है, वो जो जिन है, आपकी जान छोड़ेगा। आपने एक सुर्ख रंग के बकरे को पालना है और उसके ऊपर बाकायदा 1 माह तक हाथ फेरना है उस पूरे बकरे पर और उसको खुश रखना है, उसका ख्याल रखना है। जब आप उस बकरे को पालेगी, उसको खुश रखेगी, तो आपको खुद आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लग जाएगा, उस जादू का असर कम होगा। मेरी अम्मी ने ऐसा ही किया, एक रेड कलर का बकरा मंगवाया और उसको वो उसका ख्याल रखती थी, उसको जो खाना पीना होता था वो देती थी। एक दफ़ा अम्मी ने उस बकरे के ऊपर हाथ फेरा तो अम्मी को इस तरह से आवाज़ आई जैसे ऊँट बोलता है। अम्मी ने जाकर उन अल्लाह वाले को बताया कि मैंने जब इस बकरे के ऊपर हाथ फेरा था तो मुझे ऊँट की आवाज़ आई थी, जिस पर उन्होंने ये कहा कि ये उसी जिन की आवाज़ थी। क्योंकि वो जो अल्लाह वाले थे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जब आप इस बकरे के ऊपर हाथ फेरेंगी आपको एक जानवर के बोलने की आवाज़ आएगी। वो जिन था जो बोल रहा था। फिर उन्होंने ये कहा कि जब ये बकरा आपने पाल लेना है, उसके बाद इस बकरे को फ़ौरन ज़बह करके इसका जितना भी मीट होगा वो फ़ौरन तकसीम कर देना है, घर में एक टुकड़ा भी उसका नहीं रखना। उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो बकरा बिल्कुल ठीक पल गया तो उसको फ़ौरन से ज़िबा करके उसका जो मीट था वो हर तरफ तकसीम कर दिया। उसके बाद मेरी अम्मी के ऊपर से वो जो जिन था उसका असर हट गया। वो जो जादू के ज़रिए भेजा गया था, दोबारा उसने मेरी अम्मी को नहीं डराया। अब मेरी अम्मी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये मेरी अम्मी की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वलीद आपका। लिसनर्स, बस अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। जो लोग जादू के ज़रिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में पुरसकून नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी कोई किसी के लिए बुरा करता है वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी राबिया शेयर कर रही हैं। राबिया कहती हैं कि मैं रहीम यार खान की रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। मेरे चाचू और चची ने, वो सक्खर में रहते हैं, उन्होंने एक घर ख़रीदा और उस घर में शिफ्ट हो गए। मेरे चाचू का एक ही बेटा था जो बाहर के मुल्क ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए गया हुआ था। कुछ अरसे से मेरी चची की तबीयत बहुत सा ख़राब रहने लग गई और अब वो इतनी बीमार हो गई थी कि उनसे उठकर चला फिरा भी नहीं जाता था। मैं भी पेपर्स देकर फ्री हुई थी तो चाचू ने घर बात की कि मुझे कुछ दिनों के लिए उनके पास भेज दिया जाए। अम्मी और अब्बू मान गए और मुझे चाचू लेने आ गए और मैं चाचू के साथ उनके घर चली गई। चाचू लोगों का जो घर था वो बहुत पुरस्रार सा था। वो था तो बहुत खूबसूरत, लेकिन वो चारों तरफ से दरख्तों से घिरा हुआ एक घर था और उसकी सराउंडिंग में जो घर थे वो भी बहुत दूर दूर थे। पता नहीं वो कौन सी जगह थी, मगर ऐसा लगता था कि वहाँ पर घर काफ़ी ज़्यादा फासले पर हैं और इस इलाके में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी थी। चाचू लोगों के घर में एक बेसमेंट भी था। जब मैंने वहाँ पर रहना शुरू किया, मैं चची का बहुत ख्याल रखती थी, उनके साथ रहती थी। मेरा रूम चची के रूम के साथ ही था। एक दफ़ा मैं अपने कमरे में सो रही थी। तकरीबन रात के 1:30-2 बजे का टाइम होगा। सर्दियों का मौसम था। एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है। जब मैंने किसी के हंसने की आवाज़ सुनी, मुझे बहुत अजीब लगा। वो हंसने की आवाज़ किसी लड़की की थी। मैं तो डे टाइम उनका सारा इलाका देख चुकी थी। मुझे तो उनके घर के करीब कोई इतना घर नहीं लगा था जहाँ पर कोई हंसता तो उसकी आवाज़ यहाँ पर आती। और चाचू के घर में जो मेड थी वो भी काम करके सुबह ही चली जाती थी। फिर ये हंसने वाली आवाज़ किसकी थी? मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ। जैसे ही मैं उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, मैंने आराम से चाचू और चची के रूम के पास खड़े होकर सुनना चाहा। वो लोग सो रहे थे, उनके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी वो जो आवाज़ थी मुझे उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ बेसमेंट था। मैं बेसमेंट के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उधर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे मुसलसल कोई हंस रहा है, मगर वो कहके की आवाज़ बहुत आहिस्ता सी है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और चुपचाप जाकर अपने कमरे में दरवाज़ा लॉक करके सो गई। इधर कुर्सी पड़ती रही। काफ़ी देर वो कहके की आवाज़ मुझे आती रही। अगले दिन जब सुबह जागे तो मुझे चाचू ने सुबह जल्दी ही जगा दिया। उन्होंने चची को लेकर डॉक्टर के पास जाना था। वो दोनों चले गए। तकरीबन सुबह के 9:30 बजे का टाइम होगा।
मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था। उन लोगों ने भी नाश्ता वापसी पर आकर ही करना था। वो लोग चले गए, मैं अपने रूम में ही लेटी हुई थी। एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से दीवार के ऊपर हथौड़ी के साथ अगर कोई कील वगैरह लगाएं तो एक आवाज़ आती है, वो मुझे आवाज़ आने लग गई। मुझे फिर बहुत अजीब लगा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं उठी, मैंने घर की पूरी जगह को देखा, बाहर तक जाकर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। फिर अपना वहम दूर करने के लिए मैं छत के ऊपर गई कि सराउंडिंग में देखती हूँ शायद कोई काम कर रहा हो। वहाँ पर भी कोई नहीं था। जैसे ही मैं नीचे आई, वो जो भी आवाज़ थी वो बेसमेंट से आ रही थी। जो ही मैं बेसमेंट के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी, उस दरवाजे को उन लोगों ने मना किया हुआ था कि खोलना नहीं, वो बाहर से ही बंद था। एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि बेसमेंट में बकायदा किसी दीवार के ऊपर जिस तरह से कोई हिट करता है वो आवाज़ आ रही है, और थोड़ी ही देर के बाद ऐसी आवाज़ आने लग गई जैसे अंदर कोई चल फिर रहा है और बकायदा वहाँ पे चीज़ों को छेड़ रहा है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मसला है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अब मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मैं दोबारा कमरे में गई और मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। मैं बिल्कुल अकेली थी। थोड़ी ही देर के बाद उनकी काम वाली आ गई। जब काम वाली आई तो मुझे कुछ हौसला हो गया। मैंने उसे कोई बात नहीं बताई। यूं ही बातों बातों में इससे पूछा कि कभी बेसमेंट की सफाई की है तुमने। जिस पर उसका ये कहना था कि जब इस घर में नए नए आए थे तो जो मेरी चच्ची थी वो बेसमेंट को बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह करवाती थी। अक्सर वहाँ पर जाकर चीज़ों को रखवाती थी, सफाई भी करवाती थी। तो एक दफ़ा वहाँ पर उनको एकदम से ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया, वो गिर गई। उसके बाद दोबारा से हम लोग बेसमेंट में नहीं गए। ये बात मुझे चची ने नहीं बताई थी और उसने मुझे भी मना किया कि आप बेसमेंट में मत जाना, वहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी चीज़ का असर है। मैं चुप कर गई, मैंने उसे कोई बात नहीं बताई। चाचू और चची भी थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। हम सब ने नाश्ता किया। चची की तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी। मैंने यूं ही उनसे बेसमेंट के बारे में पूछा तो चची एकदम से डर गई। उनका चेहरा ऐसे हो गया जैसे बकायदा वो कुछ छुपा रही हैं, और वो ये कहने लगी नहीं नहीं, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत पुरानी जगह है, वहाँ पर जाकर क्या करोगी, वहाँ पर अंदर नीचे जाने का सही रास्ता भी नहीं है। ये कहकर उन्होंने मुझे चुप करवा दिया। सारा दिन यूं ही काम काज में गुजर गया। मैं बहुत बोर हो रही थी। मैं यूं ही टहलती टहलती छत पर चली गई। अभी मगरिब की अजान नहीं हुई थी। एकदम से मैं यूं ही घूम फिर के ऊपर का सारा एरिया देख रही थी। जिस तरफ नीचे जिस तरफ नीचे बेसमेंट बनता था वो उनके घर की तकरीबन बैक साइड ही बनती थी। मैं ऊपर से खड़ी होकर नीचे झांक कर देख रही थी तो वहाँ पर भी बिल्कुल एक साइड पर ऐसा लग रहा था सीढ़ियाँ हैं। मैंने उन पर गौर करना चाहा। जो ही मैं नीचे देख रही थी मुझे ऐसा लगा कि उन सीढ़ियों के ऊपर कोई बैठा है। मैंने बकायदा वहाँ पर किसी को बैठे देखा। अभी मगरिब की अजान बिल्कुल स्टार्ट होने वाली थी। जो ही मैंने वहाँ पर बैठ कर देखा, ऊपर से मैं खड़ी होकर देख रही थी कि बैठा हुआ नीचे कौन है, तो मैंने गौर किया वो एक लड़की थी। उसने रेड कलर का लिबास पहना हुआ था। बकायदा मैंने उस लड़की को उन सीढ़ियों पर बैठे देखा। मेरे सामने वो लड़की उठी और उन सीढ़ियों से नीचे चली गई। मुझे बहुत अजीब लगा कि ये सीढ़ियों वाला हिस्सा कौन सा, ये कौन सी जगह है। मैं फ़ौरन से नीचे आई और मैं बिना चाचू और चाची को बताए हुए बाहर निकल गई। और मैंने जब बैक साइड पर जाकर देखा, वो जो वहाँ पर उस बैक साइड पर वो जो मुझे बैठी हुई लड़की नजर आई थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जो सारी स्टेयर्स थी वो नीचे उसी बेसमेंट में जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने फ़ौरन से आके चची को बताया कि मैंने बाहर किसी लड़की को बैठे देखा है और मुझे लगता है वहाँ पर कोई है। उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों पर गौर ना करो, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, तुम्हें वहम हो गया है, तुमने मेरी तबीयत ख़राब देखी है, तुम नई जगह पर आई हो। यानी वो मुसलसल मुझे फोर्सफुली रोक रही थी कि मैं उस तरफ ना जाऊँ। थोड़ी देर के बाद ही चाचू आ गए। मैं बड़ी परेशान थी, डरी हुई भी थी। उन्होंने मेरे से पूछा क्या बात है, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। चची को मेडिसिन दी, खाना खाया, वो अपने कमरे में सो गई। चाचू जो थे उनको कोई काम था, वो ज़रा बाहर गए। अब मैं घर पे अकेली थी और चची सो रही थी। रात के पौने दस बजे का टाइम था। एकदम से मुझे इस तरह से, मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, मुझे इस तरह से आवाज़ आई जैसे कोई तकलीफ़ में करा रहा है। मुझे ये लगा कि इन चची की तबीयत ना ख़राब हो। मैं फ़ौरन से उठी और अपने कमरे से बाहर निकलकर झांक कर चची को देखने लगी। जो ही मैंने देखा मेरी चीखें निकल गई। मैंने देखा एक औरत थी, उसके बाल खुले हुए थे और बहुत भयानक उसका चेहरा था। रेड कलर का उसने ड्रेस पहना हुआ था। मेरी चची के ऊपर झुकी हुई थी और ऐसा लग रहा था उनका गला दबा रही है। मैंने जब ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू किया, एकदम उसने मेरी तरफ देखा। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। मैं चीखें मारी थी। जब मैं चची के पास आई तो उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैंने उन्हें फ़ौरन उठाया, पानी वगैरह पिलाया। फ़ौरन से हम लोगों ने चाचू से कांटेक्ट किया, उनको कॉल की, वो घर आए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। पिछले
कुछ रातों से भी जो वाक़यात हुए थे वो भी बताए मैंने। अब चाचू को भी पता चल चुका था। चची पहले उनको कहती थी मगर वो मानते नहीं थे। जब मैंने उनको ये बात बताई कि मैंने खुद यहाँ पर किसी को देखा है, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। चाचू ने यही कहा कि मैं भी आज उनके रूम में ही चची के पास ही रहूँगी। हम सारे एक ही रूम में थे। रात के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हुआ। मैं और चची बेड पर थी, चाचू मैट्रेस पर सो रहे थे। एकदम से इस तरह से महसूस हुआ कि बहुत ऊंची आवाज़ में जिस तरह से कोई गाना गा रहा है, उस गाने की आवाज़ की समझ नहीं आ रही थी। एकदम से ढोलक बजने की आवाज़ आने लग गई और बाकायदा क्लैपिंग की भी आवाज़ आई। हम लोग सारे जाग गए। हम लोगों को ये आवाज़ें बिल्कुल उस घर के अंदर से ही आ रही थी, क्योंकि उनके घर के सराउंडिंग में कोई भी घर इतना करीब नहीं था। हम लोग सब जाग गए। चची को तो मेडिसिन दी हुई थी, वो सोई हुई थी। मैंने चाचू से ये कहा कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा वहाँ पर ऐसा मंजर था कि वहाँ पर किसी की शादी का कोई जैसे समा होता है, ढोल बजने की आवाज़ आना और बाकायदा क्लैपिंग की आवाज़ आना। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तकरीबन आधी रात तक वो आवाज़ें आती रहीं। अजीबो गरीब तरह की वो आवाज़ें थी, उनकी समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन मैंने चाचू से ये कहा कि आप किसी को लेकर आए। चाचू ने वहाँ से इलाके से पता किया तो एक इमाम साहब का पता चला। वो उनको अपने घर लेकर आए। उन्होंने उनके घर का सारा विज़िट किया। जैसे ही वो उस बेसमेंट की तरफ जाने लगे, उन्होंने चाचू को रोक दिया और ये कहा कि आप अंदर ना आए। वो उस बेसमेंट के अंदर के दरवाज़ा खुला था। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आए और उन्होंने आकर ये कहा कि ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा असेफ ज़दा है। यहाँ पर ऐसे जिन्नात हैं जो बीमारी और नुकसान पहुँचाने वाले हैं। आपकी मिसेस के ऊपर ये जितना भी बीमारी का अटैक और असर है, ये इसी जिन्नात की वजह से। जितनी जल्दी हो आप लोग ये घर छोड़ जाएं, वरना वो आपको नुकसान देंगे। फिर उन्होंने गले में पहनने के लिए कुछ तावीज़ दिए। अभी मैं वहीं पर थी। तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर वो घर चाचू लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि वो घर उन्होंने परचेज़ किया था। अभी इतनी जल्दी वो सेल आउट तो नहीं हुआ था, लेकिन उस घर को बाकायदा बंद कर दिया गया। उन 10 डेज़ में भी बहुत दफ़ा बेसमेंट से बाकायदा किसी औरत के चीखने चिल्लाने की, कभी हंसने की और कभी वहाँ से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं। और बहुत दफ़ा बेसमेंट की जो बैक साइड वाली सीढ़ियाँ थीं, वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। मगरिब के बाद फिर एकदम से गायब हो जाती थी। जब चाचू लोगों ने नया घर ख़रीदा, भी उसको परचेज़ नहीं किया था, रेंट पर ही लिया था। जिस घर में वो शिफ्ट हुए नए घर में, थोड़े ही दिन के बाद चची की तबीयत ठीक होने लग गई। पहले जिस डॉक्टर के पास भी जाते थे, उनको समझ ही नहीं आती थी कि उनको प्रॉब्लम क्या है। मेडिसिन भी देते थे तो आराम नहीं आता था। फिर चची ने बताया कि उस घर की ही उस मखलूक ने उनको डराया था। वो एक दफ़ा बेसमेंट की सफाई करवा रही थी तो एकदम से उन्हें इस तरह से महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई औरत खड़ी है। जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वो बहुत भयानक शक्ल वाली कोई औरत थी और उसने उनकी कमर के ऊपर बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था, जिसके बाद चची बीमार हो गई थी। उसके बाद कभी भी वो बेसमेंट में नहीं गई थी। घर छोड़ने के बाद कुछ ही दिन वो बीमार रही और फिर माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राबिया आपका। लिसनर्स, कुछ घर ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, मगर वहाँ पर ऐसे जिन्नात का बसेरा होता है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं। वो इंसान को बीमारियाँ और नुकसान देते हैं। लोगों को पता नहीं चलता, वो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आती। वो कभी कोई और कभी कोई जो उनको प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है उसके मुताबिक वो मेडिसिन दे देते हैं। तो जब भी किसी घर में जाकर स्पेशली कोई बीमार हो तो उनको पहले रुजू करना चाहिए किसी अल्लाह वाले के साथ, किसी साहिब इल्म हस्ती के साथ, कि वो चेक करें कि उस घर में से किसी वजह से वो बीमार हुए हैं। तो फिर उस जगह को फ़ौरन छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह आपको मज़ीद किसी नुकसान से महफूज रखे। इसलिए ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट नौशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।